क्या होता है, इट इज न्यूट्रल स्पीसीज विद ऑड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे CH3 लिखा है, CF3 लिखा है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल लिखा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 7, 3 + 1 7, यहाँ पर 7 7 और 7। सेकेंड लिखा है कि पैरामैग्नेटिक ड्यू टू ऑड इलेक्ट्रॉन्स। तो पैरामैग्नेटिज्म्स के लिए हमें पता है कि अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आपके पास जो 7 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और इसकी अनपेयरिंग के कारण ही मेरे पास क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म डेवलप होता है। दैट मीन्स फ्री रेडिकल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होगी। हाइब्रिडेशन की अगर बात करते हैं तो sp2 और sp3 होता है। देखो हाइब्रिडेशन के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इवन चाहिए ना, तो हाइब्रिडेशन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहिए आपके पास, इवन 6 हो, 8 हो आपके पास, या 4 हो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि हम क्या बोल रहे हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, तो हाइब्रिडेशन आप नॉर्मली फाइंड तो नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन इसके जो हाइब्रिडेशन स्टेट को फाइंड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, है ना, शेप की बेसिस पे हम फाइंड कर सकते हैं। तो लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये आपको लिखा है CH3 डॉट और एक लिखा है CF3 फ्री रेडिकल, है ना, डॉट मीन्स फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर जब ESR स्टडीज की गई है ना, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू स्टडी की गई, तो हमें ये पता चलता है जो इसका शेप होता है पिरामिडल होता है। इसका शेप होगा आपके पास पिरामिडल, कुछ ऐसे होगा ये फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, और एक आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो पिरामिडल्स हमारे पास शेप किस हाइब्रिडेशन का होता है, sp3, इसलिए CF3 का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। CH3 की केसेस में जो मेरे पास शेप है वो कुछ ऐसे था शेप, और इसको ऐसे पिरामिडल कंसीडर नहीं किया गया है, क्योंकि ASR स्पेक्ट्रा के डेटा के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को फाइंड कर रहे हैं। तो जब इसके स्ट्रक्चर को फाइंड किया गया तो हमें पता चला ये स्ट्रक्चर क्या प्लेनर, इसलिए जो CH3 डॉट होता है इसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है, और जो CF3 डॉट है इसका हाइब्रिडेशन आपके पास होता है sp3। लेकिन अगर फिर भी दोनों में से है sp2 लिखना है या sp3, तो आप यहाँ पे टिक क्या करेंगे, sp2 को ही आपको यहाँ पे टिक करना है, sp3 नहीं लिखना है। sp3 थोड़ा हायर स्टडी हो गई, इसलिए आपको यहाँ पे टिक करना है फिर sp2। ठीक है, जो कि ट्राइगोनल प्लेनर होगा, sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, या आपके पास क्या होगा पिरामिडल शेप, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया ना, ये आपके पास पिरामिडल शेप होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एनी रिएक्शन इफ इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऐसा क्या है कि सनलाइट के प्रेजेंस में हो, प्रोक्साइड के प्रेजेंस में और हाई टेम्परेचर। रीज़न क्या है, सनलाइट हुआ आपके पास, रेडिएशंस हुआ, इन दोनों की जो पेंट्रेशन पावर्स होती है हायर होती है। तो हायर पेंट्रेशन पावर होने के कारण जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए वो अपनी लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो उसी कंडीशंस में क्या होता है, एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। इसलिए सनलाइट हुआ आपके पास और हायर टेम्परेचर की यूज़ करती है। जबकि पेरोक्साइड के केसेस में हमारे पास क्या होता है, एक रेडिकल इनिशिएटर होता है, रेडिकल के फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है। ठीक है, इट इज जनरली प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, और उससे क्या बनेगा आपके पास एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। फिफ्थ चलते हैं, हैविंग 3 बॉन्ड्स पेयर एंड 1 एन अनपेयर इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ये होता है, जैसे आप CH3 के वापस स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूँ, तो आपके पास ये रहा CH3 और ये रहा आपके पास एक पेयर, तो 1 2 3 3 बॉन्ड पेयर्स, 1 2 और 3, और एक क्या है अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री रेडिकल कैन बी डिटेक्टेड बाय ये सारे इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम इसके डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसके थ्रू हम इसको डिटेक्ट करते हैं। ट्राइफेनिल मैथिल फ्री रेडिकल इज डिटेक्टेड फर्स्ट टाइम, इसे फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किया गया था इन द 19th सेंचुरी में, एक्सिस एंड डायमर। देखो ये ट्राइफेनिल मैथिल कार्बोकेटायन है जो क्या हो रहा है 1 और 2, दैट मीन्स क्या हुआ डाइमर फॉर्म में आपके पास यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। जब भी आपके पास होमोलाइसिस फिशन से ब्रेकडाउन होगा तो ट्राइफेनिल मैथिन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। इसके अलावा और भी हमारे पास रेडिकल्स हैं जिनमें फॉर्मेशन किया गया है,
जैसे कि स्ट्रक्चर्स रहा मेरे पास, अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो अगेन क्या हुआ, ट्राइफेनिल मेथेन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा और ये क्या आपके पास मोर स्टेबल है। ऐसे ही आपके पास कुछ और है, जैसे टेट्रामेथाइल प्रिडिन एन ऑक्साइड टेम्फोनो ना, ये हमारे पास एक रेडिकल से और स्टेबल है, थर्मोडाइनमिकली स्टेबल है। ऐसे तो आपको देखिएगा तो फ्री रेडिकल क्या होता है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होने के कारण। ऐसे आपके पास नेक्स्ट है ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल से, ये भी थर्मोडाइनमिकली स्टेबल है, डार्क ब्लू रेडिकल्स होता है। इको रेडिकल से नाइट्रोजन पे फ्री रेडिकल से वॉयलेट कलर होता है और ये भी हमारे पास क्या है, स्टेबल है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है हमारे पास फ्री रेडिकल्स का। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स की अगर बात करते हैं हम, तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स हम टू बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है आपके पास इंटरेक्टिव इफेक्ट एंड सेकंड वन है कॉन्जुगेशन। तो कोई भी अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच अगर स्पीसीज के पास आकर डायरेक्टली अटैच होती है, तो उस केसेस में क्या होता है कि अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगी और उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करती है। तो लिखा है मैंने स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस ए इफेक्ट। जितना डोनेटिंग ग्रुप होगा स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी हायर होगी। एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज स्टेबलाइज बाय प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, बिल्कुल यही करेगा। कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। सेकंड है हमारे पास कॉन्जुगेशंस। हमें पता है कि मोर द कॉन्जुगेशंस मोर द स्टेबिलिटी, दैट मीन जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा आपके पास उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, हायर। इन दोनों के कलेक्टिवली एग्जांपल है, देखते हैं यहाँ पे लिखा है टर्शरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी और ये भी प्राइमरी। अब यहाँ पर भी प्राइमरी फ्री रेडिकल्स है, यहाँ पे भी प्राइमरी है, लेकिन CH3 ग्रुप मेरे पास क्या एक प्लस आई ग्रुप है, जबकि यहाँ पर मेरे पास क्या है कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं है। यहाँ पर प्लस आई ग्रुप में 1 और ये 2 प्लस आई ग्रुप है, जबकि मेरे पास यहाँ पे कितना है, जो प्लस आई ग्रुप है उसका नंबर 3। तो जितना अधिक आपके पास प्लस आई ग्रुप्स होंगे उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, इसलिए स्टेबिलिटी आपके ऑर्डर ये रहेगा टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एथिल में, फिर लास्ट वन आपके पास क्या प्राइमरी मैथिल में। इस केसेस में भी हम बात करते हैं, देखो इसमें भी आपको पता ही चल रहा है 1 2 3 3 है, ठीक है, टर्शरी है 1 2, ये आपके पास 2 प्लस आई ग्रुप है, दैट मीन सेकेंडरी आपके पास ये रहा, ये आपके पास कार्बोकेटाइन टर्शरी है, ये आपके पास क्या प्राइमरी, ये भी क्या होगा प्राइमरी। तो टर्शरी इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी और फिर लास्ट वन क्या रहेगा आपके पास प्राइमरी। ऐसे हम सी में देखते हैं। तो सी की केसेस में हमारे पास क्या है, मैथिल ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, बिल्कुल है, डायरेक्टली लिंक है ना इससे। फिर जैसे मेरे पास क्या है फ्री रेडिकल से, इस फ्री रेडिकल से डायरेक्टली लिंक है C2H5 ग्रुप। ये फ्री रेडिकल से नेक्स्ट अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से लिंक है मेरे पास 2 CH3। ऐसे CH2 फ्री रेडिकल है, इससे अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से 3 CH3। अब रीजन क्या है कि यहाँ पर जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, दैट मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी इस तरफ ऑपरेट होगा, इसमें भी इस तरफ ऑपरेट होगा, इसमें भी इधर जा रहा है और इसमें भी इधर जा रहा है ना। यहाँ पर वैसे हाइड्रोजन नहीं है तो उसका भी मैं रीजन बताता हूँ, ठीक है। तो जो इंडक्टिव फैक्ट्स है आपके पास इस तरफ ऑपरेट हो रहा है, लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट हैंड पर, क्योंकि C2H5 CH3 और CH3 ग्रुप फिर क्या है CH3 ग्रुप है। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव फैक्ट्स एक ही साइड पर ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है। और हमें पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन के कंपेयर जो इंडक्टिव फैक्ट्स होता है मोर डोमिनेंट होता है। सेकंड कंडीशंस क्या है कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए आपके पास अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये भी हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, लेकिन इस ग्रुप में आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। जबकि ये CH2 डायरेक्टली लिंक है CH3 से, ये CH2 पहले कार्बन से लिंक है और फिर क्या है CH3 से लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो इंडक्टिव फैक्ट्स है ये तो हमें पता है मोर डोमिनेंट रहता है, किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से ना। और क्या लिख सकता हूं कि इंडक्टिव फैक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट इन सेम डायरेक्शन, ऑपरेट इन सेम डायरेक्शंस। तो सेम डायरेक्शंस में ऑपरेट होने के कारण हमारे पास स्टेबिलिटी हायर किसका रहेगा आपके पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिर लास्ट में आपके पास किसका रहेगा
इस वाले कंपाउंड का। रीजन जरूर ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट मोर डोमिनेंट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, और इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपोजिट होगा इन सेम डायरेक्शन में। ये डायरेक्टली लिंक है हमारे पास, ठीक है, जबकि ये डायरेक्टली लिंक नहीं है, एक CH है फिर CH3 है, इसमें क्या है कार्बन है और फिर क्या है CH3 है। अब स्टूडेंट क्या करता है कि इसको देखकर मोर स्टेबल कर देता है, आपको ऐसा नहीं करना है ना। एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल आपके पास डी। तो डी की केसेस में ट्राइफेनिल मेथेन फ्री रेडिकल है, यहाँ पे डाइफेनिल है, यहाँ पे ओनली बेंचिल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है ओनली कॉन्जुगेशंस। तो इस केसेस में हमें पता है हमें कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी 10, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये इस तरह से रेजोनेंस हो जाएगा ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अभी देखो आपने कॉन्जुगेशन दिया है कि मोर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबिलिटी, या बोल सकता हूँ कि मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर द स्टेबिलिटी। तो इस केसेस में कितना बन रहा है 10, 7, 4, 2। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपके पास ये रहेगा। नेक्स्ट है आपके पास सिंथेसिस। तो फ्री रेडिकल के सिंथेसिस के लिए हमारे पास जो कंडीशन है फोटोकेमिकल कंडीशन है, हमारे पास थर्मल कंडीशन है, और कंडीशन है हमारे पास प्रोक्साइड्स के प्रेजेंस में। तो सिंथेसिस में फर्स्ट है फोटोकेमिकल दैट मीन्स आप सनलाइट के प्रेजेंस में करवा रहे हो, ठीक है। तो क्या लिखा है फ्री रेडिकल कैन बी सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन और सनलाइट। अब सनलाइट में रख दोगे तो भी रेडिएशन है, यूवी प्रेजेंट होती है आपके पास सनलाइट में ना। अगर आपको लगता है कि सनलाइट नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप किसी यूवी व IR दोनों रेडिएशन का यूज कर सकते हो। दैट मीन्स द सब्सटेंस हैव द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द लाइट। ऑब्वियसली जो भी आप सब्सटेंस ले रहे हो उसमें एक टेंडेंसी है कि वो सनलाइट हुआ या कोई भी अदर रेडिएशन IR UV उसको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके क्या एक्साइट होगा। जैसे एक्साइट होगा, ठीक है, किसका फॉर्मेशन करेगा, एक फिर रेडिकल का आपके पास फॉर्मेशन करेगा। रीजन क्या है कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है ना, अभी अपनी क्या है ग्राउंडेड स्टेट में, जब आप इसे रेडिएशन दे रहे हो इस तरह से, तो ग्राउंडेड स्टेट से कहाँ चला जाता है अपने एक्साइटेड स्टेट में। अब सपोज करो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स में ओनली एक्साइट कौन हुआ 1, ठीक है। तो जब ये आपके पास एक्साइट हुआ 1 तो आपके पास देखो क्या बना, ये भी इधर फ्री रेडिकल्स बन गया और ये भी इधर क्या होगा फ्री रेडिकल्स बन गया। तो इस तरह से फ्री रेडिकल का आपके पास फॉर्मेशन होता है, और जो रोल होता है रेडिएशंस का यहाँ पर ये रोल प्ले करता है कि इसकी गैप के इक्वल ये क्या करता है आपके पास रेडिएशन एब्सॉर्ब होके, और लोअर एक्साइटेड स्टेट से कहाँ चला जाएगा हायर एक्साइटेड स्टेट, या बोल सकते हो ग्राउंडेड से कहाँ चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंडेड से चला जाएगा आपके एक्साइटेड स्टेट में। ये आपके पास फोटोकेमिकल प्रोसेस 1 था। अब जो आपके पास इसी कुछ एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स देखते हैं। अब इस केसेस में देखो क्या होगा, होमोलाइसिस फिशन से ये इधर मूव करेगा और एक इधर मूव करेगा, तो आपके पास कंपाउंड बनेगा डॉट प्लस CH3, ठीक है। कार्बोनिल फ्री रेडिकल से बनेगा और मेथिल फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन में। Cl2 के केसेस में आपके पास क्या बनेगा 2Cl, Br के केसेस में 2Br नेगेटिव का आपके पास ये फॉर्मेशन होगा। ये मेथड्स नॉर्मली सिंथेसिस मेथड ही है, ठीक है, आप 11th-12 से ही पढ़ते हुए आ रहे हो। सेकेंड है थर्मल प्रोसेस। थर्मल प्रोसेस में बस टेम्परेचर आपके पास क्या होगा हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर। अब यहाँ पे रेडिएशन यूज नहीं करनी है आपको, टेम्परेचर ही यूज करना है बस, लेकिन टेम्परेचर आपको यहाँ पे हाई रखना है। तो इस केसेस में देखो ये इस तरफ मूव करेगा एक, और एक इस तरफ क्या मूव RC⋯O प्लस RC⋯O, ये आपके पास क्या होगा फिर रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। इस केसेस में भी क्या होगा एल्कोक्साइड रेडिकल्स 2 आयंस का फॉर्मेशन करेगा। टेट्राएथिलेट से भी क्या होगा PP प्लस एथिल आपके पास ET4, ये भी क्या होगा आपके पास फिर रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे मेरे पास एक कंपाउंड है AIBN एजाब्यूटायरोनाइट्राइल, जो कि क्या करता है थर्मली जनरेट करता है फ्री रेडिकल को, या बोल सकते हो रेडिकल क्या होता है इनिशिएटर। क्या मतलब हुआ AIBN एजा, ये जो ग्रुप है मेरे पास कौन सा है एजा ग्रुप, ब्यूटायरोनाइट्राइल। ब्यूटायरो के केसेस में आपके पास नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3 और 4 है ना, इसलिए कहा गया ब्यूटायरोनाइट्राइल किसके कारण कह रहे हैं आप साइनाइड के कारण।
तो एजा N2 ग्रुप के कारण ब्यूटाइल में नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, नाइट्राइल ये आपके पास साइनाइड रहा। तो इस केसेस में हमारे पास क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होगा, एक बॉन्ड इधर मूव करेगा तो दूसरा इस तरफ, ये बॉन्ड इस तरफ तो एक रेडिकल इस तरफ फॉर्मेशन होगा। तो इस केसेस में हमारे पास साइनाइड ये रहा आपके पास, ठीक है, ये आपके पास रेडिकल्स बना यहाँ पे। तो ऐसे रेडिकल्स इधर भी बनेगा, तो कितने बने 2 रेडिकल्स प्लस N2 केसेस में क्या है, ये डबल बॉन्ड रेडिकल्स यहाँ पे, रेडिकल्स यहाँ पे, अब ये दोनों क्या होगा लिविंग ग्रुप्स के रूप फॉर्म में इजिली N2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी रेडिकल्स बना है और ये भी क्या हुआ टर्शियरी रेडिकल्स बना है। अब ये रेडिकल क्या होगा स्टेबलाइज हो जाएगा, साइनाइड में जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसके थ्रू क्या होगा स्टेबलाइज, मतलब कैसे होगा स्टेबलाइज, इसको भी अपन इधर लिख देते हैं ना। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर रहा C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, एक बॉन्ड का मूव करेगा इस तरफ, जैसे ही बॉन्ड मूव करेगा आपके पास डबल बॉन्ड C N, और ये आपके पास क्या हो गया रेडिकल का फॉर्मेशन। तो ये आपके पास इस जगह क्या होगा रेडिकल का फॉर्मेशन, इस थ्रू क्या होता है ये स्टेबिलिटी को गेन करता है। जो आपके पास थर्ड है वो है रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या होता है बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, या वो लिख सकते हैं कि अगर बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशंस की केसेस में आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगी, रिडक्शन की केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है आपके पास डिक्रीज होता है। इसी में मेरे पास एक रिएक्शन है सैंड-मेयर रिएक्शन। तो सैंड-मेयर रिएक्शन के केस में मैंने क्या किया है, आपके पास बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड लिया है यहाँ पे, तो आपके पास लिख देता हूँ बेंजीन डाइएजोनियम, ये आपके पास क्लोराइड, ठीक है। क्यूप्रस क्लोराइड से आप रिएक्शन करा रहे हो, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना 1, तो N2 यहाँ से लिविंग ग्रुप्स के फॉर्म में रिलीज, प्लस जो +1 ऑक्सीडेशन नंबर थी वो किस में कन्वर्ट हो गई +2, तो क्यूप्रस किस में कन्वर्ट हो गया क्यूप्रिक में। ये प्रोसेस आपके पास क्या हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है, और फाइनली मेरे पास क्या हुआ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे फेंटोन रीजन के केसेस में भी होता है, कैसे देखो फेंटोन रीजन Fe+2 रिएक्शन किससे करा रहे हैं H2O2, जब H2O2 से रिएक्शन कराई जाती है तो यही आपके पास Fe+2 कन्वर्ट हो जाता है Fe+3, फेरस इज कन्वर्टेड इनटू द फेरिक प्लस OH नेगेटिव प्लस OH डॉट, कैसे हुआ देखो H2O2 का लाइसिस मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, ये इस तरफ मूव करेगा और ये इस तरफ, तो इस केसेस में HO डॉट प्लस OH डॉट बना। अब आयरन मेरे पास क्या है Fe+2 है, ये अपने क्या करता है कन्वर्ट होता है Fe+3 में और 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है फ्री, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है कौन गेन करेगा OH फ्री रेडिकल, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा OH नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पर आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, किस में कन्वर्ट हो गया +3, तो ये क्या हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है, इस प्रोसेस में आपके पास ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल था, इसने क्या करा इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो ये प्रोसेस मेरे पास क्या हो गया रिडक्शन। तो ये प्रोसेस आपके पास हुआ रिडक्शन। तो फेंटोन रीजन के केसेस में भी आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शंस के थ्रू हम रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये आपके पास सिंथेसिस मेथड और स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल कंप्लीट हुआ। अब जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो केमिकल रिएक्शंस रहेगा फ्री रेडिकल्स की।